नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। अब जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा के बारे में मैंने 2 वीडियो पब्लिश किया है। उसमें मैंने पूरा आपको सिलेबस बताया है और प्रथम प्रश्न पत्र का कल मैंने वीडियो लेक्चर डाला जिसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मॉडल पेपर भी आप लोगों को कराया गया। और फिर आज हम लोग वैकल्पिक विषय हिंदी की बात करने जा रहे हैं कि जो 300 अंक का होगा, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, उस प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जीआईसी प्रवक्ता के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप 40 प्रैक्टिस सेट जो हमारे यहाँ मिलेगा इस बैच में, आज तक वीडियो पब्लिश था, दोनों मॉडल आपने देख लिया। एक मॉडल तो प्रथम प्रश्न पत्र का आपने देखा और दूसरा मॉडल आज आपने देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का। तो आज तक वीडियो पब्लिश है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 40 प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रतिदिन आपको मिलता रहे और आप प्रैक्टिस सेट करते रहें, तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वैसे फ़ीस मैंने बता दिया है, तो यहाँ पर ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में मैंने कल भी बताया था, आज भी इसलिए बता रहे हैं। ये 2 वीडियो पब्लिश है, इसलिए बताया जा रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट जिन लोगों ने नहीं देखा था, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। वैसे विस्तृत अगर आपको जानना है तो आप हमारे इससे पहले पब्लिश वीडियो में जाइए, वहाँ पर देखिए। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 जो अंक होगा वो हिंदी के लिए होगा, सामान्य हिंदी के लिए, और 50 निबंध के लिए, यानी 100 अंक का होगा। समय 2 घंटे होगा। दूसरा प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय होगा जो 300 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। सामान्य हिंदी में गद्यांश, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विदेशी, ये सारे होंगे आपके। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, कल मैंने पूरा मॉडल पेपर दिया है। निबंध में कहाँ कहाँ से निबंध होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साहित्य और संस्कृति से निबंध हो सकता है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन से हो सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि, उद्योग, इससे हो सकता है। जो आपका वैकल्पिक विषय होगा, यानी जैसे हिंदी साहित्य जिन लोगों का है, ऐसे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, ध्यान रखें 5 प्रश्न जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे। 250 शब्दों में आपको लिखना है। एक प्रश्न 25 अंक का होगा और 5 प्रश्न मिलाकर 125 के हो जाएंगे। दूसरे खंड में 5 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 150 शब्द में उत्तर लिखना है, 15 अंक का होगा और ये हो जाएगा आपका 175 का। तो 125, 75, 200 हो गए। 10 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जिन्हें केवल 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, 10 अंक का एक होगा और ये हो जाएगा 100। तो इस तरीके से 300 आपके होंगे। 40 सेट हमारे यहाँ से आपको मिलेगा, 40 दिन में मिलेगा। फरवरी में आपकी परीक्षा है, तो जो 50 दिन का समय मिल रहा है उसमें 40 दिन लगातार आपको टेस्ट मिलेगा। 20 दिन आपको प्रथम प्रश्न पत्र और 20 दिन आपको वैकल्पिक विषय यानी द्वितीय प्रश्न पत्र मिलेगा। उसके लिए आप इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके कैसे मिलेगा सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस मैंने बता रखा है 3500। अगर केवल प्रथम प्रश्न पत्र लेते हैं, आपका विषय हिंदी नहीं है, तो इसके लिए 2000, और अगर केवल हिंदी लेना चाहते हैं तो इसके लिए 2000। दोनों एक साथ लेंगे तो आपका 3500 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, प्रत्येक खंड से प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड आ के प्रश्नों का उत्तर 250 शब्दों में, खंड बा के प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में और खंड सा के उत्तर 50 शब्दों में देना है। खंड आ के जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 1 देखें, साहित्य इतिहास की अवधारणा का विवेचन कीजिए। अब इसमें क्या लिखना है आपको और कैसे लिखना है, ये टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों को भेज दिया है जो भी हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए मेंबर्स हैं। और मैंने कहा था कि शाम तक उत्तर आप लोग अपना अपना लिख कर जरूर सबमिट करें, लेकिन कुछ लोग कहना सर क्या लिखें, कैसे लिखें, समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को
कि रटने वाली चीज़ छोड़ दीजिए। जो एक लाइन के प्रश्न आप रटते हैं उससे आप प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको गहन अध्ययन की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, और वो समझ आपको विकसित करना पड़ेगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम आपको पूरा समझाते चल रहे हैं। आप गौर से सुनते चलें, उसके बाद अपना आंसर लिखकर जरूर सबमिट करें। साहित्य इतिहास की अवधारणा की जब बात होती है तो देखिए, इतिहास संबंधी भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि में अंतर पाया जाता है। जो भारतीय दृष्टि है और पाश्चात्य दृष्टि है, दोनों में अंतर है। भारतीय दृष्टि इतिहास को व्यंजक अर्थ में ग्रहण करती है। इतिहास अतीत की घटनाओं का आलेख है, तो साहित्य इतिहास अतीत की साहित्यिक घटनाओं का आलेख है। जिस प्रकार जीवन में अनेक छोटी छोटी घटनाएं घटित होती हैं, किंतु ये सभी इतिहास नहीं बन जाती हैं, उसी तरह साहित्य काल में रची जाने वाली छोटी छोटी अप्रभावशाली रचनाएं साहित्य इतिहास की घटनाएं नहीं बनती हैं। यहाँ घटना को किंचित व्यापक तथा लाक्षणिक अर्थ में समझा जाना चाहिए। जैसे तुलसी की रचना रामचरितमानस या जायसी की रचना पद्मावती साहित्य की घटनाएं ही हैं। यदि कोई छोटी मोटी रचना इतिहास लेखन की परिधि से छूट जाती है या छूट गई, तो साहित्य के इतिहास को अधूरा तथा निरर्थक घोषित करना उचित नहीं है। जैसे इतिहास में अतीत की उसी घटना को महत्व दिया जाता है जिसमें वर्तमान को विकसित करने और समझने में सहायता मिलती है, वैसे ही अतीत की उसी साहित्यिक रचना पर इतिहासकार अपनी दृष्टि केंद्रित करता है जिससे वर्तमान साहित्यिक सृजन के बोध और मानवीय मूल्यों की परंपरा तथा व्याख्या में सहायता मिलती है। ये हम लोग अवधारणा की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि साहित्य इतिहास की अवधारणा क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इतिहास क्या है, उसकी घटनाएं क्या हैं, हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वही चीज़ आपको समझाते चल रहे हैं। भाई, साहित्यकार अपने युग की मानवीय मूल्यों की परंपरा तथा व्याख्या में आप देखेंगे उसको सहायता मिलती है। साहित्यकार अपने युग की चिंतन है, दिशा है, सामाजिकता है, राष्ट्रीयता है और व्यापक आशा आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। परिणाम और गुण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण न प्रतीत होने वाला कवि या साहित्यकार, यदि वह किसी परंपरा के सूत्रपात या किसी वर्ग विशेष की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है जो किसी कारण से, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो, किसी भी कारण से दबी हुई थी या दबा दी गई थी, अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन साहित्य इतिहास में किया जाता है। इतिहास और साहित्य इतिहास का यही अंतः संगति है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। साहित्य इतिहास क्या है, समझ में आया आपके? अब इस साहित्य इतिहास के बारे में नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या कहा, इस साहित्य इतिहास के बारे में रामखिलावन पांडे ने क्या कहा, इस साहित्य इतिहास के बारे में शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, बच्चन सिंह ने क्या कहा, नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा, इन लोगों में से जितने भी लोगों का आपको याद है उसको आप इसमें अगर लिख देंगे तो आपका 250 शब्द पूरा हो जाएगा। साहित्य इतिहास क्या है वो मैंने बताया, उसकी अवधारणा क्या है वो मैंने आपको बताया, उसके अलावा कुछ साहित्यकारों की जो अवधारणाएं हैं वो भी आप 3-4 लोगों की शामिल कर देंगे तो आपके 250 शब्द हो जाएंगे और बढ़िया उत्तर आपका तैयार हो जाएगा, पढ़ने वाला भी प्रभावित होगा। तो आप वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का दे सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दे सकते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का दे सकते हैं, बच्चन सिंह का दे सकते हैं,
विश्वनाथ त्रिपाठी का दे सकते हैं, नंदुलारे वाजपेयी का दे सकते हैं। तो जिनका जिनका आपको याद है। जैसे अगर हम नलिनी बिलोचन शर्मा की बात करें तो ध्यान दीजिए, साहित्य इतिहास की परंपरागत जो अवधारणा है, परंपरागत अवधारणा निर्माण प्रक्रिया की खामियां तथा उसकी समतुल्य संभावना को एक साथ निरूपित करते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन की भूमिका में उन्होंने कहा है कि साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक और उनकी कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। इस पर सिद्धांत और व्यवहारिकताओं में न देने के कारण साहित्यिक इतिहास ढीले सूत्र में गुथी हुई आलोचनाओं का रूप ग्रहण करता रहा है। ये नलिनी बिलोचन शर्मा ने कहा साहित्य का इतिहास दर्शन की भूमिका में, तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको उल्लेख करते चलना है। रामखिलावन पांडे की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य का नया इतिहास प्रस्तुत करते हुए इतिहास के स्वरूप और इतिहासकार की बहुज्ञता के साथ उसके साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय इन सारी दृष्टियों का जिक्र किया है। रामखिलावन पांडे की मान्यता उन्हीं के शब्दों में अगर हम देखें तो कहते हैं कि इतिहास वही नहीं है जो स्मृति और सुरक्षित रह जाता है, बल्कि वह है जिसके स्मरण करने की आवश्यकता का अनुभव हमें होता चलता है। और इसीलिए प्रत्येक युग अपने लिए ऐतिहासिक तथ्यों और तत्वों का नवीन संगठन करता है, उसकी संरचनात्मक व्याख्या करता है। साहित्य इतिहास का लेखक साहित्यकार ही नहीं, वो वैज्ञानिक है, कलापारखी है, दार्शनिक है और समाजशास्त्री भी है। तो ये रामखिलावन पांडे ने कहा, आप अगर इसे शामिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे उत्तर की बात करते हैं। लोग सोचेंगे कि दूसरा हमको कैसे लिखना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन की समस्या पर प्रकाश डालिए। अब आदिकाल के नामकरण को लेकर आपको लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि किसने आदिकाल का नाम क्या क्या रखा गया। जैसे आदिकाल के नामकरण के संबंध में आप लिख दीजिए कि अभी भी बहुत सारे भाषाविदों का मत अलग अलग है। किसी ने इसे वीर गाथा काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत युग कहा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इन सब में कौन सा नाम सबसे अधिक उपयुक्त है। आदिकाल के नामकरण के संबंध में सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास के इस काल का नाम रखा। उसके बाद में आप देखेंगे मिश्र बंधुओं के बाद में रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग नाम दिया, रामकुमार वर्मा ने अलग नाम दिया। तो क्या क्या किसने नाम दिया है उस पर भी आप चर्चा करते चलें और यही आपको इसमें लिखना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस युग की वीरगाथा रचनाओं को प्रमुखता देते हुए वीरगाथा काल नाम से इसे अभिहित किया। शुक्ल जी के इस नामकरण पर भी परवर्ती विद्वान ने आपत्तियां उठाई हैं। इन विद्वानों ने शोध कार्यों द्वारा आधारभूत वीरगाथात्मक रचनाओं को प्रमाणिक नहीं माना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस संक्षिप्त सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा। यानी जो वीर गाथा की रचनाएं हैं उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को अंतर विरोधों का साहित्य स्वीकारते हुए अंत में इसे आदिकाल की ही संज्ञा दी। यानी जो नाम आप गिनाएं, वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत युग, इन सब में सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा वो आपको दिखाते हुए आगे बढ़ना है। और वो है आदिकाल, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसे नाम दिया था
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी ने इस नामकरण के संदर्भ में कहा है कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि काल कोई आदिम मनोभावोत्पन्न परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है क्या? लेकिन यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िवाद सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है, यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वैसे जो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो उन्होंने कहा कि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िवाद सजग सचेत कवियों का काल है, यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। तो बुरा नहीं है जो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन्हीं के शब्दों से यह ध्वनित होता है कि वह उस नाम को भी सर्वथा निभ्रांत और उपयुक्त नहीं समझते थे, किंतु अन्य किसी नाम की अपेक्षा अर्थात वीरगाथा काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, तो इसकी अपेक्षा अगर ये देखें तो अधिक संगत है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य को अपनी आरंभिक अवस्था से तो गुजरना ही पड़ता है। अब इसके बाद काल विभाजन की अगर बात करें तो यहीं पर आपको लिख देना है, आदिकाल की पृष्ठभूमि पर आपको विचार करना है, क्योंकि आपको 250 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि का भी उल्लेख आपको करना है, लेकिन उससे पहले समय का निर्धारण आपको कर देना है। शुक्ल जी ने आदिकाल का आरंभ 1050 विक्रम संवत और अंत 1775 तक माना है। शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार प्राकृताभास, अपभ्रंश तथा देसी भाषा को हिंदी के रूप में ग्रहण करना है। राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं सदी को अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहकर अपने सिद्ध सामंत युग का इसी शताब्दी से प्रारंभ माना और 13वीं शताब्दी में इसका अंत माना। यही नहीं, 8वीं सदी से पूर्व रचित समस्त अपभ्रंश के ग्रंथों को हिंदी में ही सम्मिलित कर लेना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग की सीमा निर्धारण में काफी सतर्कता से काम लिया है। उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को पृथक पृथक स्वतंत्र भाषाएं माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि अपभ्रंश, उन्होंने कहा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 13वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य का विकास माना। वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल की पूर्वा पर सीमा निर्धारण समस्या पर प्रकाश डालते हुए गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है कि आदिकाल की समस्या को सुलझाने का एक ही मार्ग है, हम अपने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों को त्याग कर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले इस बात का निर्णय करें कि हिंदी साहित्य का उद्भव कब से होता है तथा वे कौन कौन सी प्रमाणिक रचनाएं हैं जो भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इन रचनाओं के रचना काल और उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस काल की सीमा और इस नामकरण का निर्णय किया जा सकता है। और इतना लिखकर फिर आदिकाल की पृष्ठभूमि आप लिख दें, जैसे उस समय की जो परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां आप लिख दीजिए, साहित्यिक परिस्थितियां क्या थी वो लिख दीजिए, धार्मिक परिस्थितियां क्या थी वो आप लिख दीजिए। तो इसे लिखकर और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से यह प्रश्न आपका 250 उत्तर का बहुत आराम से तैयार हो जाएगा, 250 शब्दों का। अब उसके बाद बात करें, भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशेषताओं का चित्रण कीजिए। भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देखिए जब भक्ति काल की बात होगी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको लिखना है।
तो मध्यकाल या पूर्ववर्ती समय भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या रखा है वो आप लिखेंगे, यानी संवत 1657 से 1700 तक माना, संवत में बता रहा हूँ। तो इस काल में पराजित हिंदू जाति का ध्यान वीर भावना से ईश्वर के उपासना की ओर लग गया था। आदिकाल के अंतिम चरण में जब हिंदू राजा लगभग पराजित हो गए तो युग की धारा भी बदलने लगी। कवियों ने ईश्वर के प्रभाव और गुरु की महिमा का गायन प्रारंभ कर दिया और एक नई काव्य धारा भक्ति धारा के रूप में प्रवाहित होने लगी। यानी भक्ति काल क्या है, इसका प्रारंभ कैसे होता है, आपने यहाँ पर बताया पहले पैराग्राफ में। और फिर उसके बाद अब आप आएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब बात होगी तो ऐतिहासिक परिस्थितियाँ क्या थीं और उनका प्रभाव क्या पड़ा उसको बताएंगे, और वही होगा आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाई आदिकाल की अशांति, लड़ाई झगड़े और राजनीति आंधी, जो राजनीतिक आंधी थी, लड़ाई झगड़े की आंधी थी, जो अशांति फैला हुआ था, वो सब अब धीरे धीरे शांत हो गया। राजपूतों की शक्ति का लगभग ह्रास हो चुका था। मुसलमानों की जीत पर जीत ने उनमें निराशा का भाव पैदा कर दिया। वह अब नवीन परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने स्वाभिमान की रक्षा के साथ परंपरा को बचाने के लिए चिंतित थे। वहीं दूसरी ओर मुसलमान कठिन संघर्षों के बाद अपने पैर जमा चुके थे। अब वे भी विजित देश के लोगों से संपर्क चाहते थे और राज्य संचालन के लिए अस्थायी शक्ति चाहते थे। तो दोनों ओर शांति की लालसा थी और ऐसे समय में वीरगाथाओं का कोई महत्व तो नहीं होता जैसा कि पहले आदिकाल में था। नई परिस्थितियों में हिंदुओं की चिंतन दिशा भी बदलने लगी। वह अब देश की सांस्कृतिक परंपरा की ओर विचार करने लगे। वह सोचने लगे कि उनका धर्म ऐसा स्वरूप धारण करे जिसका विधर्मी खंडन न कर सके। तो दोनों ओर मिलन और नई चेतना के भाव विकसित हो रहे थे। यहाँ पर आपको यह नहीं समझना है, जो बताया गया इससे यह ना समझा जाए कि हिंदी का भक्तिकाल मुसलमानों से प्रभावित था। हमारे कवियों के पास अपनी ही सामग्री पर्याप्त थी। वेदांतों के गुणतम रहस्य एकेश्वरवाद की स्थापना में सक्षम थे। उन्हें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि मुसलमानों के आगमन से हिंदुओं को सोचने समझने और नई दिशा लेने के लिए उत्तेजित किया। ऐसी परिस्थिति में हिंदू जनता की भावना भगवान की ओर झुकी। दक्षिण भारत से भक्ति की एक प्रबलतम धारा फूट पड़ी। इसके साथ ही इस काल के चिंतकों में जो मूल विचारधाराएं काम कर रही थीं, जैसे भारतीय संस्कृति की ज्ञान धारा की पुनः स्थापना और अन्य लोगों के साथ समन्वय की आकांक्षा, तो इस प्रकार इन प्रवृत्तियों के अनुसार काव्यों में भी नवीन धाराएं प्रवाहित होने लगी। ये आप लिखकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं अर्थात उसकी प्रवृत्तियों के बारे में। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि नाम का महत्व बहुत ज़्यादा था। नाम महत्व ज़्यादा था, यानी सभी भक्त कवियों ने नाम, मतलब किसका नाम? राम नाम। तो राम नाम की महत्ता को स्वीकार किया गया और उसे साधना मार्ग का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया। उदाहरण के रूप में आप लिख दें कि तुलसी ने भी राम नाम को राम से बड़ा माना। राम में निर्गुण सगुण दोनों का समन्वय हो जाता है। और पंक्ति याद है तो एक पंक्ति लिख दें, जैसे निर्गुण की सेवा करो, सगुण को करो ध्यान, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। दूसरी, तो ये पहली विशेषता आपने लिख दी। ऐसे दूसरी विशेषता लिख दें कि गुरु के प्रति भक्तों की आस्था थी, कि सभी भक्त कवियों ने गुरु का महत्व भी स्वीकार किया और उसे भगवान के सादृश्य से बताया। कबीरदास ने तो स्थान स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन किया और पंक्ति आप लिख डालें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे तीसरा और एक पॉइंट बना लें, चाहे आप पॉइंट में लिखें 1 2 3 4 करके, या आप पैराग्राफ छोड़ छोड़ कर लिखते चलें।
यानी एक पैराग्राफ में आपने नाम का महत्व लिख दिया, फिर पैराग्राफ चेंज करें, गुरु के प्रति भक्ति की आस्था, फिर पैराग्राफ चेंज करें, भक्ति भावना का प्राधान्य। तो सभी कवि अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति एवं प्रेम की भावना रखते हुए साधना करने वाले हैं। निर्गुण ईश्वर के उपासक होते हुए भी भक्ति की प्रधानता दी। पंक्ति लिख सकते हैं आप कि हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। सूरदास की पंक्ति लिख सकते हैं कि बार बार यह वचन नियारो, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। तुलसीदास तो समन्वयवादी थे, वह ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं बताते हैं। उनकी भी पंक्ति आप लिख सकते हैं कि ज्ञान ही भक्त है नहीं कुछ भेदा, अभय हर ही सब संभव खेदा। अहम और ममता का त्याग आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी भक्त कवि के हृदय में अहम भाव का विकास नहीं है। अहंकार का परित्याग इन भक्तों की परम विशेषता है। कबीरदास ने तो कहा है, उनकी पंक्ति लिख दीजिए अहम के ऊपर कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिसाकरी जामे दो न समाही। शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा लोक व्यवहार के ज्ञान की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको आप लिख दें। आप पंक्ति कबीर की लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ऐसे उदाहरण देकर आप लिख सकते हैं। संसार की निस्सारता आपको मिलेगी, भक्ति साहित्य में दार्शनिकता आपको मिलेगी। साधना मार्ग आप लिख सकते हैं। भक्ति साहित्य में समन्वय की भावना थी, तो उसे लिखकर आप विशेषताएं बताते हुए 250 शब्द अपने पूरे कर सकते हैं। अब रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहां पर अगर हम बात करें रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों, तो इन प्रवृत्तियों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या सामान्य प्रवृत्तियां हैं, तो सबसे पहले आप ये लिखें कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का निरूपण 4 आधार पर कर सकते हैं। आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं या केवल ऐसे डॉट लगाकर ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि रीति प्रवृत्ति और उसकी निरूपण पद्धति। कॉपी पेन अगर आप लिए हैं तो आप जरूर लिख लें, रीति प्रवृत्ति और उसकी निरूपण पद्धति। दूसरा लिख लें श्रृंगार प्रवृत्ति और उसका स्वरूप। तीसरा लिख लें जीवन दर्शन और उसका काव्य पर प्रभाव। जीवन दर्शन और उसका काव्य पर प्रभाव। चौथा लिख लें कला और उसका रूप आकार। तो इस तरीके से इन 4 आधारों पर रीतिकाल की प्रवृत्तियों का आप उल्लेख कर सकते हैं। अब रीति प्रवृत्ति और उसकी निरूपण पद्धति की बात करें तो आप कहेंगे कि अब सर इसमें क्या लिखें। इस युग में आप देखेंगे शास्त्रीय आधार पर रीति काव्य जो लिखे गए हैं उन्हीं पर आपको लिखना है। तो आप लिखें कि इस युग में शास्त्रीय आधार पर रीति काव्य लिखने की पद्धति चल पड़ी थी, जिन्हें रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। और रीति ग्रंथ भी आप दिखा दें कि रीति ग्रंथ 3 प्रकार की निरूपण पद्धतियों पर थी। एक तो आप लिख दें कि काव्य के जिसमें सभी अंग होते थे उनका निरूपण किया गया। जैसे आप उदाहरण दे दें कि चिंतामणि का काव्य विवेक आप उदाहरण दे सकते हैं, इसमें भी काव्य के सभी अंगों का निरूपण है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य, इसमें भी सभी अंगों का निरूपण है। तो इस तरीके से आप उदाहरण दे दें। श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण जिसमें किया गया, जैसे मतिराम का रसराज उदाहरण दे दें। देव का भाव विलास है, पद्माकर का जगविनोद है। ऐसे अलंकार निरूपण, केवल अलंकार निरूपण की जो रचनाएं हैं, जसवंत सिंह का भाषा भूषण है, पद्माकर का पद्माभरण है, सूरत मिश्र का अलंकार माला है, भूपति का कंठाभूषण है। तो ये उदाहरण आप दे दें रीति प्रवृत्ति और उसके निरूपण में। तो इन सभी ग्रंथों की प्रेरणा या तो भानुदत्त की रसमंजरी जैसे रस शास्त्र से लिया गया, या चंद्रालोक और कुवलयानंद जैसी संक्षिप्त पद्धति पर लिखे गए अलंकार शास्त्र हैं। इसमें भी कहीं कहीं प्रेम क्रीड़ाओं के द्योतक काम शास्त्र भी आधार बने हैं। जैसे रीति ग्रंथ सफल काव्यशास्त्र नहीं कहे जा सकते और ना ही उसके प्रणेता सफल आचार्य।
इनमें गद्य के अभाव में ना तो सिद्धांत विवेचन है और ना ही कोई मौलिकता है और ना ही किसी सिद्धांत या वाद की प्रतिष्ठा है। संस्कृत ग्रंथों की आप देखें अगर, तो संस्कृत ग्रंथों की जो उद्धरणी मात्र हैं, उद्धरणी मात्र से ये ग्रंथ भ्रामक अनुवादों से पूर्ण हैं। रीतकाल की इस स्थिति का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने जो कहा है वो आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इस युग में काव्य मर्मज्ञ अनेक हुए, प्रकांड विद्वानों की भी कमी नहीं थी, लेकिन एक तो युग की रुचि ही गंभीर रह गई थी। लोग मीमांसा का नहीं, रसिकता का आदर करते थे, इसीलिए उनकी दृष्टि संस्कृत के साहित्य शास्त्र से ऊपर नहीं जा पाई थी। और दूसरा सबसे बड़ा अभाव गद्य का था, जिसके कारण सूक्ष्म विश्लेषण संभव ही नहीं था। तो परिणाम ये हुआ कि इनका रीति निरूपण वर्णात्मक ही रह गया, विवेचनात्मक नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रीति प्रवृत्ति और उसके निरूपण की बात कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको लिखाया, श्रृंगार प्रवृत्ति और उसका निरूपण, यानी रीतकाल की जो रचनाएं हैं, जो उसमें श्रृंगारिकता है, उसके बारे में आप लिखें। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है उसके बारे में लिख दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है उसके बारे में लिख दें। तो इसको लिखते हुए आप आगे बढ़ें। एक आध उदाहरण देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा तो वो लिख सकते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि विकास का एक उपकरण मात्र है। पुरुष के आकर्षण का एक केंद्र भर है, उसका सामाजिक अस्तित्व मानो कुछ है ही नहीं। श्रृंगारी कवि का प्रधान आकर्षण नारी का मादक रूप ही है। इस साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महिमयी नहीं बन पाती। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस समय की जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उनके बारे में आप लिखें। तीसरा जो मैंने आपको लिखाया रीतिकालीन काव्य का जीवन दर्शन। तो रीतकालीन कवियों का जीवन दर्शन अस्वस्थ और संकुचित है। जब राजाश्रय की आजीविका हो, श्रृंगारी काव्य ही कर्म हो, रसिकता ही लक्ष्य हो, विलासिता ही साध्य हो और वाह ही पांडित्य हो, तो जीवन दर्शन कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं। और उसी प्रकार की रचनाएं भी मिलेंगी, तो इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अतः रीति काव्य का जीवन दर्शन स्थूल और भौतिक कहा जा सकता है, पर भौतिकता भी वास्तविक जीवन की कठोरता से संघर्ष लेने वाली न होकर ह्रासोन्मुखी सामंतवादी रसिकता से परिबद्ध और सीमित है। जीवन जो है वो रीतियों की दास्तां है, न कि वास्तविकताओं के साथ संघर्ष लेने वाली साहस भरी उमंग। रीतकालीन कवि प्रेम को जैसा केंद्र बिंदु मानकर चले हैं, उसका रूप बड़ा ही निकृष्ट और हीन है। यह प्रेम न होकर रीतिबद्ध सामंती रसिकता है। यह प्रेम आरंभ से अंत तक महत्वाकांक्षा से शून्य, सामाजिक मंगल के मनोभाव से प्रायः अस्पष्ट, पिंड नारी के आकर्षण से और स्थूल प्रेम व्यंजना से परिलक्षित है। इस प्रेम में प्रेम नहीं, उसका मोहन है। ये जीवन का एक विराम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से श्रांत होकर मानो नारी की मधुर अंचल छाया में बैठ अपने दुखों और पराभावों को भूल जाता है। तो इस प्रकार से रीतिकालीन काव्य का जीवन दर्शन एकांगी और संकुचित होकर भी युग की ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति के अनुरूप एक मोहक मधुर रमणीयता अवश्य लिए है, जो मन को विश्राम दे सकती है, रस को संचार कर सकती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रीतिकाल की जो कला है और उसका रूप है, उसके बारे में आप लिख दें कि रीतकालीन काव्य कला अलंकृत है, उसके चकाचौंध लाने, उसे शोभा के भार से लादने, उक्त वैचित्र के द्वारा उसे अनूठा रूप देने, इन सब का प्रयोग किया गया है।
कला का यह अलंकरण अलंकारों की चमत्कारी योजना से भी हुआ है। अब उसमें आप उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति इन सब के बारे में थोड़ा बहुत लिख दें, अनुप्रास, यमक, श्लेष इनके बारे में लिख दें। रीतकाल की कला का अलंकरण भाषा के मधुर प्रयोग और कोमल शब्दों के चयन से भी हुआ है। भाषा में नागरिक मसृणता, एक खास नाजुक मिजाजी, प्रयत्नपूर्व कर्कश कठोर वर्ण के प्रयोग से बचाव और काव्य भाषा के लिए उपयुक्त रसिकता मिलती है। और इन सब के लिए कवियों ने भाषा में व्यवस्था लाने की अपेक्षा शब्दों के टकसाली सिक्के ढालने का प्रयास अधिक किया है, उसे सुडौल रूप देने का प्रयास अधिक किया है। भाषा और शैली के अलंकरण में कला को निखार देने वाले उपमानों के जो मोती और जो नग जड़े हैं वो परंपरागत और रूढ़िगत हैं। जैसा कि पहले था संस्कृत ग्रंथों में, वैसा ही इन लोगों ने लिया है। और कहीं कहीं देखेंगे तो रूढ़ि इतनी अधिक है कि उसे बिना जाने समझे, बिना प्रसंग के, केवल अर्थ और चमत्कार के लिए, अनूठापन दिखाने के लिए शामिल कर लिया गया। तो ये उपमान बहुधा काम प्रतीक का है, विलास के उपकरण का है। तो इस प्रकार अलंकरण की वह सामग्री रूढ़ ही नहीं, सीमित भी है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हिंदी निबंध की विकास यात्रा दिया गया कि हिंदी निबंध के विकास यात्रा पर संक्षिप्त लेख लिखिए। निबंध का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भारतेंदु युग से हुआ। लेकिन उससे पहले आपको लिखना है कि निबंध क्या है, निबंध किसकी देन है, निबंध की उत्पत्ति किससे हुई है, और रचनाओं से निबंध में क्या अंतर है, कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें आपको पहले लिखनी है। जैसे हिंदी निबंध क्या आदिकाल की देन है, क्या भक्ति काल की देन है, क्या रीति काल की देन है? नहीं, आप लिखना यहाँ शुरू करेंगे कि हिंदी निबंध का आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में ही निबंधों का विकास हुआ और धीरे धीरे अब निबंध पर्याप्त विकसित हो गया है। आज अनेक उच्च कोटि के और शीर्षस्थ निबंधकार साहित्य जगत में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि हिंदी निबंध के विकास की रूपरेखा किस प्रकार की है और निबंध किस रूप में सामने आए और आज उनका क्या रूप हो गया। उपन्यास और कहानी के समान निबंध की रचना हिंदी में अंग्रेजी के प्रभाव के अंतर्गत हुई है। आधुनिक समय में निबंध से जिस प्रकार की रचना का बोध होता है, उस तरह ही रचना का हिंदी या संस्कृत में आधुनिक युग से पहले बोध नहीं होता था। निबंध व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करने वाले समाज का अनुपम रचना है। यह गद्य की आधुनिक विधा है। यूरोप में फ्रांसीसी लेखक जो मोंटेन हैं, उन्हीं को निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आप मोंटेन को भी लिख दें, आप मोंटेन को भी लिख दें। और आप तो पढ़ते हैं जो एक लाइन के प्रश्न होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद ही होगा। हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है हिंदी का मोंटेन। तो हिंदी का मोंटेन जो इन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे भारतेंदु युग के एक लेखक हैं, निबंधकार हैं। भारतेंदु युग में इन्होंने बहुत अधिक निबंध लिखा। बहुत सारे साहित्यकारों ने आधुनिक निबंध का जन्मदाता भी इन्हीं को मान लिया है, बालकृष्ण भट्ट को, और इन्हें हिंदी का मोंटेन कहा गया। तो जो मोंटेन है वो फ्रांसीसी हैं। यूरोप में फ्रांसीसी लेखक मोंटेन निबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में बेकन को पहला निबंध लेखक माना जाता है। तो हिंदी में गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही होने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित हो गया, तभी निबंधों का समुचित और क्रमिक विकास संभव हो गया। हिंदी के निबंध साहित्य को हम 4 भागों में विभाजित कर उसका अध्ययन करते हैं। 4 भागों में। जैसे आप लिखते हैं कि जैसे भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर युग, ऐसे 4 भागों में आप लिख दें। अब भारतेंदु युग के बारे में आप लिख दें
कि किस प्रकार के निबंध की रचना की गई और कौन प्रमुख निबंधकार रहा है भारतेंदु युग में। फिर द्विवेदी युग के निबंध के बारे में लिखें, उसके बाद शुक्ल युग के बारे में लिखें और शुक्लोत्तर युग के बारे में लिखें। तो इस तरीके से आपको लिखना है और लिख कर और फिर आपको अपना उत्तर शामिल करना है। क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। अब 15 अंक के जो प्रश्न होंगे उनकी बात कर 15 अंक का जो प्रश्न है इसमें आपको लिखना है और क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप देखें, एक एक चीज़ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। जैसे 150 शब्दों में लिखना है, कहानी की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। अब कहानी की, अब ये तो बहुत ही संक्षेप है। आप पहला पैराग्राफ जो लिखेंगे उस पहले पैराग्राफ में आप लिखें कि कहानी क्या है, कहानी की परिभाषा लिखेंगे। यानी गद्य साहित्य के अंतर्गत भेद के रूप में कहानी गद्य का सर्वाधिक, उपन्यास से भी अधिक लोकप्रिय साहित्य का रूप है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह रूप बंगाल के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य में आया। अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं वही बंगाल में गल्प और हिंदी में कहानी नाम से प्रचलित है। ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, पूरा साहित्य आप पढ़ चुके हैं, उसको बस अपने शब्दों में आपको ढालना है। हिंदी में भी गल्प का नाम कहीं कहीं पर प्रचलित रहा है। कहानी में कथा सूत्र, कथानक, पात्र, देश काल या परिस्थिति उसके मुख्य तत्व हैं। तो आपने बताया कहानी की परिभाषा क्या होगी और कहानी के प्रमुख तत्व क्या हैं, एक पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखें कि कहानी के अनेक भेद हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कहानी के अनेक भेद हैं, पहले भी या उपरोक्त खंड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम गल्प, आख्यायिका, लघु कहानी का उल्लेख कर चुके हैं। इसमें चरित्र, वातावरण, कथानक प्रधान रूप आदि हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ आत्मचित्रात्मक होती हैं। सुविधा के लिए कहानी को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है और इनके भेद इस प्रकार हैं लिखकर आप चाहे आप 1, 2, 3, 4 नंबर की दृष्टि से कर दें और चाहे आप सीधे रूप में लिखते चले जाएं। कथात्मक या घटना प्रधान कहानी, कार्य प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, वातावरण प्रधान कहानी। और विषय की दृष्टि से आप कहते हैं कि विषय की दृष्टि से भी कहानियाँ कुछ इस प्रकार होती हैं। विषय की दृष्टि से पहले आप ऐसे लिख दें कि मुख्य रूप से कहानी के भेद यह हैं या निम्न हैं, और लिख दें कथात्मक या घटना प्रधान कहानी, फिर लिख दें कार्य प्रधान कहानी, फिर लिख दें चरित्र प्रधान कहानी, फिर वातावरण प्रधान कहानी। और उसके बाद अगली लाइन में लिख दें कि विषय की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो कहानियों के प्रमुख भेद कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पौराणिक कहानी, सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी, तिलस्मी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, साहित्यिक कहानी, रहस्यपूर्ण कहानी, लघु कहानी, नई कहानी, ऐतिहासिक कहानी, जासूसी कहानी, सामाजिक कहानी, प्रेम कहानी, अद्भुत कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा लिख दें कि इसके अतिरिक्त अन्य भी कहानियों के रूप देखे जाते हैं, जैसे अकहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, आंचलिक कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी। ये सारी आप लोगों ने पढ़ा है, उसका उल्लेख कर दें। 150 शब्द आपके हो जाएंगे और बहुत ही प्रभावशाली उत्तर होगा। फिर उपन्यास की परिभाषा, उसी तरीके से आपको उपन्यास की परिभाषा देना है और उसके भेद बताने हैं। उपन्यास शब्द बना किससे है? आप लिख दें कि यह शब्द उपधन न्यास से बना है, जिसका अर्थ होता है निकट रखी हुई वस्तु, यानी जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि वह हमारी ही कथा है, इससे हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, जिसमें हमारी ही कथा हमारी ही भाषा में कही गई है, उपन्यास कहलाता है। उपन्यास हमारे जीवन की थाती है। संस्कृत में उपन्यास शब्द उप तथा नि पूर्वक अस धातु से प्रच प्रत्यय जोड़ने से बना है। आप एक लाइन में लिख देंगे, इतना शब्द और आपका बढ़ जाएगा।
और कुछ विद्वान इसका अलग अलग व्याख्या देते हैं, अलग अलग परिभाषा देते हैं, वो भी आप लिख दें। और जैसे आप लिख दें कि उपन्यास प्रसादनम, यानी उपन्यास उस रचना को कहेंगे जो हमारा प्रसादन करने में समर्थ हो। या उपन्यास प्रसादनम का अर्थ है कि किसी वस्तु को इस प्रकार से संजो कर रखना जिससे दूसरे उसे देखकर प्रसन्न हो। फिर उपन्यास के भेद आप बता दीजिए, वही उसी तरीके से जैसे आपने कहानी के बताया, ऐसे उपन्यास का पूछा जाए, साहित्यिक उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐसे उपन्यास लिख दीजिए। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध की यहाँ बात कर लेते हैं कि निबंध का संक्षिप्त रूप और भेद बताइए। ये भी प्रभावशाली उत्तर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसा आपने निबंध का उपन्यास का बताया। निबंध का मौलिक अर्थ होगा निधन बंध। निधन बंध यानी बांधना, धन पत्र यानी संग्रह रोकना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या निधन बंध बांधना धन अच यानी नीम का वृक्ष, और उसके सेवन से कुष्ठ रोग रोधक होता है, लेकिन कालांतर में अर्थ संकोच के कारण केवल साहित्यिक कृति के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। निबंध के पर्याय के रूप में आप कह सकते हैं कि लेख है, संदर्भ है, रचना है, प्रस्ताव आदि शब्द भी प्रचलित हुए हैं। इसे अंग्रेजी का आर्टिकल कह सकते हैं। तो आजकल यह अपने मूल और रूढ़ शब्दों या अर्थों से भिन्न प्रतीत होता है। वह अपने सभी समांतर पर्यायों में मौलिकता और परंपरा अनुमोदित अर्थों में भिन्न अस्तित्व रखता है। तो ये सारी चीज बताते हुए आप निबंध बता दें। निबंध के भेद आप बता दें कि निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। आप लिख दें आख्यात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, चिंतनात्मक निबंध, साहित्यिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध, या विचार प्रधान, भाव प्रधान, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, कथात्मक, संस्मरणात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक। तो ऐसे आप इसके प्रकार बताते हुए आगे बढ़ जाएं। हिंदी आलोचना पर प्रकाश डालिए। आलोचना के बारे में आप लिख दें। आलोचना किस शब्द से बना है, आलोचना की परिभाषा क्या है, उसे आप लिख दें। यानी जिसमें रचना की अंतर व्याख्या और अवांतरार्थों का विच्छेद किया जाए, यानी उसके अंदर के अर्थों का विच्छेद किया जाए, उसी को आलोचना कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आलोचना कला और साहित्य के क्षेत्र में निर्णय की स्थापना है। या यह भी कह सकते हैं कि आलोचक को तटस्थ भाव से वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अनुभव और प्रचार करना चाहिए। आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है तटस्थता। वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा ही उसे आलोचना के मार्ग में प्रवृत्त करती है। वही कार्लाइल ने भी आलोचना के बारे में कहा है, उनका भी नाम लिख के डाल दीजिए कि कार्लाइल के अनुसार आलोचना की परिभाषा यह है कि आलोचना पुस्तक के प्रति अद्भुत आलोचक की मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है वो लिख दीजिए कि आलोचना के बारे में उनका क्या मत है। उसके अलावा बाबू गुलाब राय का नाम लिख दीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। भाई श्याम सुंदर दास की बात करें तो उन्होंने आलोचना के बारे में कहा है कि साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर और उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना, उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। तो ये लिखकर आप प्रभावशाली उत्तर लिख सकते हैं। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा क्या है? अपनी कथा। तो आत्मकथा के बारे में आप लिख दें 2 लाइन, जीवनी के बारे में 2 लाइन लिख दें, और उसके बाद उदाहरण के रूप में कुछ आत्मकथाएं लिखें और आत्मकथाकार का नाम लिख दें। 10-10 करके आप लिख दें। 10 आत्मकथा लिख दें और 10 आप जीवनी लिख दें। आत्मकथा जीवनी की परिभाषा आप लिख दें। 150 शब्दों का ये उत्तर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद केवल 10-10 शब्दों में आपको लिखना है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो लोग नए हैं वो ध्यान दें। ये समझ लीजिए एक तरीके से आपके लिए डेमो है, इससे इतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने पूरा साहित्य पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा नहीं होता तो फिर आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई ना कर पाते। बस यहाँ पर हिंट आपको किया जा रहा है कि कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। आप पूरे वीडियो को बहुत गौर से सुने, और ऐसे ही आपको 40 टेस्ट मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर 50 शब्दों में लिखना है। भ्रमर गीत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भ्रमर गीत कृष्ण काव्य का वह प्रसंग है जिसमें भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण के प्रति गोपियों की विरहजन्य पीढ़ी उपालंब के रूप में प्रकट हुई है। प्रेम की महत्ता और ज्ञान की निरस्ता प्रतिपादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भ्रमर यहाँ मात्र प्रतीक है जो रंग, रूप और क्रिया साम्य के कारण उद्धव और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। लिख दिया आपने। तुलसीदास के रामराज्य वर्णन की 5 विशेषताएं, रामराज्य वर्णन की 5 विशेषताएं लिख दीजिए। पिता के आगे पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, ये आप लिख सकते हैं। कोई बहू विधवा नहीं होती थी। रामराज में कोई दुखी गरीब दीनहीन नहीं होता था। रामराज में कोई मूर्ख नहीं था, उसे घमंड का भाव नहीं था। तो इस तरीके से 5 इस पे आप लिख दें। निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं, जब निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं पूछा जाए तो इसमें 5 विशेषताएं लिख दीजिए निर्गुण काव्यधारा की। रहस्यवादी भावना की प्रधानता आपने पढ़ा है, पूरा मैंने पढ़ाया ही है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना और मानसिक भक्ति लिख सकते हैं। प्रेम ही भक्ति का सर्वस्व माध्यम, गुरु की महत्ता को आप यहाँ लिख दीजिए। आडंबर का विरोध किया गया लिख दीजिए। भेदभाव का विरोध किया गया लिख दीजिए। उदाहरण 1-2 दे दीजिए, हो गया आपका। रीति मुक्त और रीतिबद्ध में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई रीतिबद्ध साहित्य से तात्पर्य उन ग्रंथों से है जो काव्यशास्त्रीय आधार पर निर्मित हैं, और रीति मुक्त साहित्य से तात्पर्य उन रचनाओं से है जो काव्यशास्त्रीय आधार पर निर्मित नहीं है। तो इन ग्रंथों में तो कुछ रीतिकालीन वातावरण के अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं। रीतिबद्ध काव्य 2 प्रकार के हैं, लक्षण और लक्ष्यबद्ध। तो रीतिबद्ध कवियों ने रीति की परंपरा का पालन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की, जबकि रीति मुक्त कवियों ने रीति परिपाटी का पालन करते हुए मुक्त भाव से रचनाएं की। सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, आप इसमें भी लिख दें। पहले सूफी काव्यधारा क्या है उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दें, और फिर उसकी प्रवृत्तियों की ओर जाएं। भाई सूफी काव्यधारा भारतीय चरित्र काव्यों के सर्गबद्ध पद्धति पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है। इसमें केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख है। कथा जब प्रारंभ होती है तो उससे पूर्व ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना, साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। इसकी रचना पूर्वी अवधि में हुई है। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। स्थान स्थान पर सांप्रदायिक चिंतन पद्धति के उल्लेख की ओर अधिक झुके हुए हैं। तो इसको लिखते हुए आप आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब उसके बाद में गुणीभूत व्यंग्य क्या है, यहां पर देखते हैं। गुणीभूत व्यंग्य पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि गुणीभूत व्यंग्य क्या है। भाई ध्वनि के काव्य की आत्मा मानने वाले ध्वनिवादी आचार्यों ने वाक्य के 3 भेद माने हैं। ध्वनि वाक्य, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य व्यंग्य। तो 3 होते हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य और चित्र काव्य। ये 3 व्यंग्य होते हैं। इसे लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। ध्वनि को व्यंग्य की आत्मा मानने वाले ध्वनिवादी आचार्यों ने वाक्य के 3 भेद माने हैं। पहला लिख लें ध्वनि काव्य व्यंग्य, दूसरा लिख लें गुणीभूत काव्य व्यंग्य, तीसरा लिख लें चित्र काव्य व्यंग्य। तो जहां पर व्यंग्यार्थ की तुलना में वाच्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त होता है या दोनों समान रूप से चमत्कार युक्त होते हैं, वहां गुणीभूत व्यंग्य होता है। गुणीभूत को मध्यम काव्य कहा जाता है। गुणीभूत को मध्यम काव्य कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद होते हैं।
8 भेद का नाम लिखिए। पहला लिख लीजिए अगूढ़ व्यंग, अगूढ़ व्यंग। दूसरा ऊपर स्वांग भूत व्यंग, ऊपर स्वांग भूत व्यंग। तीसरा लिखें वाक्य सिद्ध व्यंग, वाक्य सिद्ध व्यंग। चौथा लिखें भूत व्यंग। पांचवा लिखें गूढ़ व्यंग। छठा लिखें संदिग्ध प्राधान्य व्यंग। सातवां लिख लें आक्वाश्रित व्यंग, आक्वाश्रित ऐसे बड़ा आ रहेगा, आक्वाश्रित, आक्वाश्रित व्यंग। आठवां लिख लें असुंदर व्यंग, सुंदर नहीं असुंदर। तो ये लिखकर आप गुणीभूत व्यंग लिख दिए। अब उसके बाद में दिया गया है वाक्य वक्रता से आप क्या समझते हैं। तो कवि की अलौकिक प्रतिभा से उद्भूत, ध्यान दीजिएगा, कवि की अलौकिक, लौकिक नहीं अलौकिक, अलौकिक प्रतिभा से उद्भूत जो वर्णन का विलक्षण चमत्कार है वह अलंकार है। अलंकारों की व्याख्या कुंतक ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और अलंकारों के प्रायः वाच्य और प्रतिमान दो भेद के रूप में वर्णन किया है। वाक्य वक्रता में अलंकारों का अंतर्भाव रहता है। सूक्ति आदि नवीन भाव भंगिमाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। वाक्य वक्रता के अंतर्गत उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। इसमें एक प्रकार का वर्णन तो स्वाभाविक रहता है जिसे स्वभावोक्ति के रूप में कहा जाता है, और दूसरा कवि की सहज और आहार्य प्रतिभा द्वारा अलौकिक एवं विलक्षण वर्णन होता है। तो आपने लिख दिया वाक्य वक्रता के बारे में। अब औचित्य के प्रमुख भेदों का उल्लेख आपको करना है। तो औचित्य के बारे में सबसे पहले तो बताइए कि क्षेमेंद्र ने औचित्य के कुछ भेद इस प्रकार बताए हैं, और लिख डालिए पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार। लिख लीजिए, अगर नहीं पता लिख लीजिए। लिखिए पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष के औचित्य संयोजन रूप ये दिया है क्षेमेंद्र ने, और इसी को आप लिख दीजिए, हो जाएगा। रस और भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। भरत मुनि ने रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जबकि भाव के विषय में उन्होंने कहा है कि मानसिक अवस्थाओं का व्यंजक प्रदर्शन ही भाव है, और ये 4 प्रकार का होता है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थायी भाव। तो इसे आप लिखकर रस और भाव में अंतर लिख सकते हैं। राजशेखर ने कितने प्रकार के कवि बताए हैं, तो यहाँ पर राजशेखर ने 10 अवस्थाएं मानी है, उसका उल्लेख कर दीजिए। जैसे आप लिख दें कि सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक कवियों में, लिख लीजिए, लिखवा दे रहे हैं, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक कवियों में राजशेखर ने 10 अवस्थाएं मानी हैं। इन 10 अवस्थाओं के अनुसार 10 तरह के कवियों का उल्लेख राजशेखर के द्वारा किया गया है। कौन कौन से हैं, नाम लिखिए।
काव्य विद्या स्नातक, पहला लिखें काव्य विद्या स्नातक। दूसरा लिखें अन्यापदेशीय कवि, अन्यापदेशीय कवि। दूसरा लिखें घाटमान। तीसरा लिखें कविराज। फिर उसके बाद लिखें अविच्छेदी, अविच्छेदी। फिर लिखें हृदय कवि। फिर लिखें सेविता, महाकवि, आवेशिक, संक्रमयिता, ऐसे संक्रमयिता। तो ये कवियों का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आपका ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज का ये वीडियो पब्लिश था, डेमो आप लोगों ने दोनों देख लिया, कितने प्रश्न आएंगे और किस तरीके से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ये चीज़ मैंने इस पूरे वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर पूरा विस्तृत मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस डेली करना चाहते हैं, एक दिन प्रथम प्रश्न पत्र और एक दिन आपका साहित्य, तो ऐसे ही डेमो जैसा आपने देखा है सेम इसी तरीके से आपको प्रतिदिन मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में तो एक एक चीज़ें लिखा दी जाती हैं, खैर वो छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो इसमें समझा दिया जाता है कि आपको कैसे और क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मैंने बता दिया। यदि आपको लगातार चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर आपको ये सारा PDF दिया जाएगा, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। बाकी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो चीज़ें कराई गई वो कैसी लगी आपको। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही पब्लिश वीडियो में।